हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर, और हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर्स की, जो आपके 4-5 मार्क्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्जाम्स में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Suggest 3 contraceptive methods to control the size of human population which is essential for the health and prosperity of country. State the basic principle involved in each. हमें क्या बताना है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे पूछा गया है कि 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमें बताने हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब बर्थ कंट्रोल मेथड्स बताने हैं। ओके, हम कैसे ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए ज़रूरी है ना। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हम नहीं क्या कर सकते, ठीक कर पाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ पाएगा। ओके, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि आप जो भी 3 बर्थ कंट्रोल्स मेथड बता रहे हैं उनका बेसिक प्रिंसिपल भी लिखना है कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने हैं मैंने कोशिश की कि मैं सब बता दूं। आपको जो 3 आते हैं आप वो ही लिख देना, एक्स्ट्रा मत लिखना। जितना पूछा गया उतना ही लिखना है, सही लिखना है। ओके, द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर बैरियर मेथड और मैकेनिकल मेथड। बैरियर मेथड और मैकेनिकल मेथड में क्या आता है? कॉन्डम आता है, डायफ्राम आता है। ओके, तो ये क्या करते हैं? प्रिवेंट्स द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। ये क्या करते हैं? स्पर्म और ओवा को, ओवम को मीट होने से, ठीक है, आपस में मिलने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। फिर केमिकल मेथड। अब हेल्थ की अगर हम बात करें कि जो ये सेक्सुअल एक्ट के कारण क्या होता है, एसटीडीज होती हैं, एसटीडीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो एसटीडीज को भी हम बैरियर मेथड और मैकेनिकल मेथड के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, फिर आते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में आते हैं ओरल पिल्स। changes the hormone balance of the female partner so that the eggs are not released। अब केमिकल मेथड में क्या होता है कि पिल्स होती हैं, ओके, ओरल पिल्स होती हैं, और ये कैसी होती है? हार्मोनल पिल्स होती हैं। ये क्या करती है? हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देती है। जो अच्छे खासे हार्मोन वर्क कर रहे हैं उनको डिसबैलेंस कर देती है, बैलेंस उनका वो कर देती है, ताकि जो एग्स हैं वो रिलीज ना हो पाए। एग्स मतलब ओवम रिलीज ना हो पाए। ओवम रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है? वैसेक्टोमी होता है और ट्यूबेक्टोमी होता है, राइट। तो वैसेक्टोमी में क्या करते हैं? जो वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको क्या कर देते हैं? कट करके लाइगेट कर देते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। वहीं जो फीमेल्स में फिलोपियन ट्यूब्स होते हैं, जिनको ओविडक्ट भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं? उनको कट करके लाइगेट कर देते हैं, और इसे हम बोलते हैं क्या? ट्यूबेक्टोमी। ओके, और ये क्या होता है? ये दोनों सर्जिकल मेथड से क्या होते हैं कि जो ट्रांसफर है जर्म सेल्स का, स्पर्म और ओवम का, वो नहीं हो पाता है। ओके, वो नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। तो ये बात हुई किसकी? सर्जिकल मेथड की। अब बात करते हैं इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की। अब कौन से होते हैं ये? लूप होते हैं, कॉपर टीज होते हैं। ये कहाँ यूज होते हैं? ये कैसे यूज होते हैं? तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो ऑर्गन है ना, सिस्टम का जो पार्ट है यूट्रस, यूट्रस में ये प्लेस्ड होते हैं। लूप और कॉपर टी प्लेस्ड किए जाते हैं डॉक्टर्स के थ्रू, ताकि प्रेगनेंसी को ये रोक सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नहीं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हमें बताना है। वेयर आर दीज पार्ट्स लोकेटेड, और ये पार्ट्स कहाँ लोकेटेड है वो हमें बताना है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब इसमें क्या पूछा है? सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ओके, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट एंजियोस्पर्म का क्या? प्लांट्स में ही रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? फ्लावर होता है। और जितने भी फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं अंडर एंजियोस्पर्म। किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म। ओके, in angiosperm the male reproductive part is androecium or stamen and the female reproductive part is the gynoecium or carpel. These parts are located in the flower. ओके, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा हुआ? फ्लावर हुआ। और फ्लावर में हमें क्या मिलता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलता है जिसे हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मिलता है जिसे हम गाइनोशियम बोलते हैं।
ओके। मेल रिप्रोडक्टिव और पार्ट कौन सा? एंड्रोशियम या फिर स्टेमेन। ओके। फीमेल का क्या होता है? गाइनोशियम, कार्पेल, और एक और चीज हम बोलते हैं इसको पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। और ये सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके। फ्लावर्स ही जो है वो ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स में, और जो भी प्लांट्स फ्लावर्स को बेयर करते हैं वो सब की सब किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म में आते हैं। ओके। द गाइनोशियम। अब नेक्स्ट जो बी पार्ट था, जो दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का, उसमें पूछा गया था कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। ओके। तो सबसे पहले आ गया क्या? स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव है। ओके। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो सबसे अपर मोस्ट में क्या आता है? स्टिग्मा आता है। पोलन ग्रेन्स जो है ना, जो एंथर बनाते हैं, वो पोलन ग्रेन्स आके यहीं पे चिपक जाते हैं, यहीं पे बैठ जाते हैं। कहाँ पे? स्टिग्मा पे, क्योंकि स्टिग्मा की जो सरफेस होती है वो कैसी होती है? स्टिकी होती है। इट इज द अपर मोस्ट पार्ट विच इज अ स्टिकी सरफेस। कैसी सरफेस इसकी? स्टिकी है, चिपचिपी है, टू विच पोलन ग्रेन स्टिक ड्यूरिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के टाइम पे पोलन ग्रेन्स आके इसी स्टिकी स्ट्रक्चर पे चिपक जाते हैं। ओके। फिर आता है स्टाइल। It is the middle elongated part which connects the stigma to the ovary. अब स्टाइल जो है ना, ये ट्यूब लाइक पार्ट होता है। ओके। elongated होता है, लंबा ट्यूब लाइक पार्ट होता है जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। ओके। क्या करता है? स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। ओवरी, इट इज द बॉटम swollen part in which female gametes are formed. अब ये जो ओवरी है ये क्या है? नीचे वाला पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है, लोअर मोस्ट पार्ट होता है, जो कैसा होता है? स्वलन होता है। ओके। स्वेल्ड होता है ये। और क्यों होता है ये? इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर होते हैं ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स में मिलते हैं फीमेल गैमीट्स। ओके। ये आपको दिख रहे हैं ओवरी, ये पार्ट जो है ओवरी है, और यहाँ पे ओव्यूल्स आपको दिख रहे हैं। तो ओव्यूल्स ना मल्टीपल ओव्यूल्स होते हैं, काफ़ी सारे ओव्यूल्स होते हैं, और हर एक ओव्यूल में सिर्फ एक ही फीमेल गैमीट या फीमेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एनी 4 स्टेप इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट इट्स 2 एडवांटेजेस। अब हमें क्या बताने हैं? 4 स्टेप्स बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 4 स्टेजेस बताने हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं वो हमें बताने हैं। ओके। तो 4 स्टेजेस क्या होंगे? तो सबसे पहले तो होगा स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एज फॉलोज। सबसे पहले गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, राइट? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट कौन सा है? मेल गैमीट है स्पर्म, और फीमेल गैमीट कौन सा है? फीमेल गैमीट है ओवम, राइट? और स्पर्म कौन बनाता है? टेस्टिस बनाते हैं। फीमेल गैमीट ओवम कौन बनाता है? ओवरी बनाते हैं। तो क्या होता है? ये जो गैमीट है ना, ये कौन से सेल डिवीजन के थ्रू फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है मियोसिस। हमने हमारे डिटेल लेक्चर में मियोसिस की बात करी है, बट मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि जो मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है ना, जो सेल है वो सबसे पहले तो 4 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। 4 सेल्स बनाता है। अब सपोज ये जो सेल है, जो पेरेंट सेल है, उसमें क्या कितने क्रोमोसोम है? जैसे इसमें क्रोमोसोम हो गए 4 क्रोमोसोम्स हैं सपोज इसमें, तो ये सारे क्रोमोसोम्स में इसके हाफ हो जाएंगे। ठीक है। क्रोमोसोम्स कैसे हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल्स। ओके। जैसे यहाँ पे 4 है तो इसमें कितने हो जाएंगे? 2 2 2 2, राइट? क्रोमोसोम्स मियोसिस सेल डिवीजन में हाफ हो जाते हैं, और वही जो माइटोटिक सेल डिवीजन है वहां पे क्रोमोसोम का नंबर अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 ही होगा। ओके। बस मियोसिस में ये हाफ हो जाते हैं, हैप्लॉइड सेल फॉर्म करते हैं। ओके। ये बात हुई किसकी? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स की। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स टू फीमेल गैमीट्स। अब जब गैमीट्स बन चुके हैं तब क्या होगा? मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट्स तक के पास तक पहुंचेगा। ओके। ट्रांसफर होगा मेल गैमीट्स का फीमेल गैमीट्स तक। ओके। तो ये सेकेंड स्टेप हो गई। अब जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट
पहुंच मतलब एक साथ आ चुके, तो अब क्या होगा, इनका फ्यूजन होगा, कंबाइन होंगे ये, और क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे। फ्यूजन ऑफ गमीट्स रिजल्टिंग इन जाइगोट फॉर्मेशन। ओके, तो क्या होगा, फ्यूजन होगा किसका, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, और फ्यूजन के बाद ये क्या बनाए हैं, ये बनाएंगे एक न्यू सेल। जाइगोट क्या है, एक न्यू सेल फॉर्म हुआ है, और इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके, अब ये जाइगोट जो है ना, ये सेल डिवीजन शो करेगा, और अब ये कौन सा सेल डिवीजन शो करेगा, ये सेल डिवीजन शो करेगा माइटोटिक सेल डिवीजन। कैसा, माइटोटिक सेल डिवीजन शो करेगा, और रिपीटेडली ये बहुत बार सेल डिवाइड्स होंगे इसके, और क्या बनाएंगे, ये एम्ब्रियो फॉर्म करेंगे। यहाँ आपको दिखा, ये जाइगोट फॉर्म हो गया। अब जाइगोट जो है उसने सेल डिवीजन करा, तो मल्टीपल सेल्स के क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। अब ये एम्ब्रियो किस में चेंज हो जाएगा, फीटस में। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इट इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएशन, ये क्या बढ़ाते हैं, जेनेटिक वेरिएशन बढ़ाते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी एक इंडिविजुअल में क्या चेंजेस आए हैं, ओके, उसकी बात करते हैं। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। न्यू स्पीशीज बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो डिस्टिंक्ट जो पेरेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, अपोजिट जेंडर के, राइट, मेल एंड फीमेल। तो उनका बैकग्राउंड अलग है, उनके जेनेटिक मटेरियल्स अलग है, और उनका जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एक न्यू स्पीशीज फॉर्म करते हैं। इट प्रमोट्स डाइवर्सिटी इन द ऑफस्प्रिंग। ये क्या प्रमोट करते हैं, डाइवर्सिटी। अब क्या होता है ना, वेरिएशन और डाइवर्सिटी में क्या डिफरेंस है, वेरिएशन का मतलब होता है कि हम किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, और डाइवर्सिटी का मतलब हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि किस किस में वो चेंजेस आए हैं। एक पर्टिकुलर स्पीशीज में एक या दो या तीन, कितने जितने भी इंडिविजुअल हैं उनकी हम बात करते हैं, ग्रुप की हम बात करते हैं, ओके, और वेरिएशन में हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। ओके, तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो राइजोपस होता है, ओके, ये राइजोपस क्या होता है, दिस इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया एंड फंगाई। जो ब्रेड मोल्ड होती है ना, उसको हम राइजोपस बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो स्पोर्स जो होते हैं ना, वो स्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, ये है, अगर नहीं दिख रहा हो क्लियरली तो मैं दिखा दूं। ये क्या है, राइजोपस है, और ये क्या है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे मल्टीपल स्पोर्स मिलते हैं, ओके, स्पोर्स रहते हैं। अब ये स्पोरेंजिया इसलिए होता है ताकि ये स्पोर्स को प्रोटेक्ट करके रख सकें अनफेवरेबल कंडीशन से, ओके। फिर जैसे ही स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे उनको मॉइस्चर भी मिल गया, उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिल गए, तो ये क्या करते हैं, स्पोर्स मैच्योर होने लगते हैं। और जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये जो स्पोरेंजिया है, ये जो बाहर की कवरिंग है, ये बर्स्ट हो जाती है और स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं, ओके। स्पोर्स आर यूनिसेलुलर बॉडीज। स्पोर्स क्या है, यूनिसेलुलर बॉडीज हैं, फॉर्म्ड बाय सेल डिवीजन ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ओके, स्पोर्स क्या है, यूनिसेलुलर बॉडीज हैं, और ये किससे फॉर्म होती हैं, सेल डिवीजन से फॉर्म होती है इन अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। आफ्टर डिटैचिंग फ्रॉम द पेरेंट, इफ कंडीशंस आर सुटेबल, दे जर्मिनेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, ओके। अब जैसे ही स्पोरेंजिया बर्स्ट होगा, स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे। अब ये अपने पेरेंट सेल से डिटैच हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। अब वो जहाँ पे भी, जिस भी सरफेस पे जाके लैंड करेंगे, अगर उनको वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो एक फिर से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेते हैं, ओके। अब दूसरा क्या था, मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट है। मलेरिया में जो मलेरिया कॉज करता है ना, वो पैरासाइट है, कौन सा, प्लाज्मोडियम, ओके। और इसमें क्या देखने को मिलता है हमें, मल्टीपल फिशन। इट इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल मोड है, ओके। Hence the nucleus of the organism divides repeatedly to form a number of equal sized daughter nuclei, and each daughter nuclei breaks away together with a small portion of the cytoplasm, ओके। अब इसमें क्या लिखा है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है वो रिपीटेडली डिवाइड करता रहता है,
और जितने सेल डिवीजन होता है, जितनी बार भी न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, तो हर एक डॉटर न्यूक्लियाई में इक्वल होगा, दोनों का शेप साइज सब क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे लिखा है इक्वल साइज डॉटर न्यूक्लियाई एंड ईच डॉटर न्यूक्लियाई ब्रेक्स अवे। अब ईच डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, किसमें से, साइटोप्लाज्म में से। ओके ये क्या होता है कि न्यूक्लियस, ये सेल है, अब न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड होता जाएगा, यहाँ पे डिवाइड होके मल्टीपल डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा, डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा, और क्या, सारे जितने भी न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे वो सब के सब एक ही इक्वल शेप के होंगे, इक्वल साइज के होंगे। ओके फिर जैसे ही ये काफ़ी सारा भर जाता है तो ये जो साइटोप्लाज्म है वो ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे देखा है साइटोप्लाज्म ब्रेक हो गया और जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो बाहर आ जाते हैं। Now, next question. Mention the role of the following organ of human male reproductive system. अब ये चीज़ें दी हुई हैं हमें और हमको इनके फंक्शन बताने हैं, और ये किसके फंक्शंस हैं, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डिफरेंस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। व्हाट आर द टू रोल्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन? ओके तो जो फर्स्ट है टेस्टिस, टेस्टिस का काम क्या होता है, टेस्टिस जो है वो बॉडी के आउटसाइड लाई करता है, बॉडी के बाहर होता है, और वो स्पर्म प्रोडक्शन में और हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीशन में हेल्प करता है, फंक्शन होता है उसका, टू प्रोड्यूस मेल गैमीट्स। ओके और आप क्या लिख सकते हो, हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन भी ये सिक्रीट करते हैं। अब स्क्रोटम जो है ना, टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर लाई करता है। ओके ये पाउच या सैक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है स्क्रोटम। अब स्क्रोटम में क्या होता है ना कि टेस्टिस को स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, मेल गैमीट्स मीन स्पर्म, ओके स्पर्म प्रोडक्शन के लिए 2 to 3 डिग्री बॉडी टेम्परेचर से, जो एक्चुअल टेम्परेचर है उससे थोड़ा कम चाहिए होता है, 2 to 3 डिग्री। ओके तो स्क्रोटम जो है ना वो ये टेम्परेचर टेस्टिस को प्रोवाइड करता है, to provide optimal temperature to testis for the formation of sperm। और कितना ऑप्टिमल होता है, 2 to 3 डिग्री कम होता है एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर से। फिर बात करते हैं वास डिफरेंस की, ये जो है ना स्पर्म को कैरी करता है, टू डिलीवर द स्पर्म टू द यूरिनरी ब्लैडर। नहीं, ये गलत लिखा है, स्पर्म जो है ब्लैडर में नहीं जाता है, कहाँ जाता है वो, यूरेथ्रा में जाता है। ओके कहाँ जाता है, यूरेथ्रा में। वास डिफरेंस क्या करता है, टू डिलीवर द स्पर्म टू द यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर गलत लिखा है। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है, टू सिक्रीट द फ्लूइड विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है कि ये फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसे हम सीमन बोलते हैं, और ये क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को, और एक मीडियम प्रोवाइड करता है, मतलब सीमन जो है वो फैसिलिटेट करती है कि स्पर्म का मूवमेंट इजीली हो सके, अच्छे से हो सके। ओके अब पूछा गया था कि टेस्टोस्टेरोन के हमें 2 फंक्शन बताने हैं। इट रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिस रिलीज करते हैं, और ये क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन ये रेगुलेट करते हैं स्पर्म फॉर्मेशन को। ओके इट ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन बॉयज ड्यूरिंग अडोलेसेंस। अडोलेसेंस के टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे जो बॉयज में चेंजेस देखने को मिलते हैं, दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, चेस्ट और शोल्डर जो है वो ब्रॉड हो जाते हैं, तो ये किसके कारण होता है, ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। और वहीं फीमेल्स में किसके कारण होता है, ईस्ट्रोजन के कारण होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा। बी पार्ट क्या है, व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है, जो फर्टिलाइज जाइगोट है, एम्ब्रियो है, फेलोपियन ट्यूब से कहाँ आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है, और जब ये एम्ब्रियो यूट्रस से अटैच हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। ओके द एम्बेडिंग ऑफ अ फर्टिलाइज्ड मैमेलियन एग embryo into the inner thick wall of the uterus where it will continue its development is called implantation. Okay? क्या होता है embedding, मतलब होना attach। जब फर्टिलाइज एग अटैच हो जाता है यूट्रस की इनर थिक वॉल से, हमें पता है कि यूट्रस हर महीने, हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करती है, और उसकी जो लाइनिंग होती है उसको थिक करती है, स्पॉन्जी बनाती है, अगर एग फर्टिलाइज्ड हो जाए तो उसके लिए।
ओके अब फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तो क्या होगा, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ओके तो क्या होगा, जब क्या एम्ब्रियो आके यूट्रस में अटैच्ड हो जाएगा, और ये अटैच कहाँ होगा, इनर लाइनिंग में, इनर थिक वॉल ऑफ द यूट्रस, या इनर लाइनिंग भी आप बोल सकते हो, और इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। और ये अटैच होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अटैच होगा तभी तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे, गैस मिल पाएगी, ऑक्सीजन, ओके, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो पाएगा। बी, प्लेसेंटा. It is a complex double-layered spongy vascular tissue in human female formed by the joint cavity of maternal and fetal tissue in the wall of uterus that is meant for attachment, nourishment and waste disposable for the fetus. ये जो प्लेसेंटा है ना, ये एक टेम्पररी ऑर्गन होता है, और ये कौन फॉर्म करता है, ये जो दिख रहा है आपको, ये प्लेसेंटा है। ओके ये कौन फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है जो मेटर्नल टिश्यूज और फीटल टिश्यूज जो हैं, ये दोनों मिलके प्लेसेंटा फॉर्म करते हैं। और प्लेसेंटा इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि ये इसी के कारण से जो एम्ब्रियो है वो मदर से अटैच रहता है। डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, जो ऑक्सीजन मिल रहा है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो एम्ब्रियो में बन रहा है और वो वापस मदर्स ब्लड में जा रहा है, तो वो किसके थ्रू जा रहा है, वो जा रहा है प्लेसेंटा के थ्रू। ओके तो प्लेसेंटा क्या है, टेम्पररी ऑर्गन है जो मैटरनल और फीटल टिश्यूज बनाती हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज, चाहे वेस्ट हो या यूजफुल हो। नेक्स्ट, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज 40 वीक्स और 280 डेज। ओके तो ह्यूमन प्रेगनेंसी जो है वो कितने डेज की होती है, 280 डेज की होती है, और कितने हफ्तों की होती है, 40 हफ्तों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, state in brief the changes that take place in a fertilized egg till birth of the child in the human female reproductive system. What happens to the egg when it is not fertilized? अब हमें क्या बताना है कि fertilized egg जो है क्या क्या changes आते हैं उसमें, जब तक फर्टिलाइज्ड एग से लेके जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता उतने बीच में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, हमें वो बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। ओके अब फिर ये पूछा है कि एग अगर नहीं फर्टिलाइज्ड हुआ है तो क्या होगा, क्या होगा देखते हैं, हम बता चुकी हूँ वैसे तो मैं, बट फिर से बता देते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है तो। द एग गेट फर्टिलाइज इन द ओविडक्ट। हमेशा कंफ्यूजन होता है कि एग कहाँ फर्टिलाइज्ड हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो यूट्रस में होता है, बट हमें ये नहीं पता होता है कि जो एग है ना उसका फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है। स्पर्म जो है वो ट्रेवल करके फेलोपियन ट्यूब्स ओविडक्ट पे जाता है, और वहीं पे क्या होता है, ओवम, ओवरी जो है वो एग रिलीज करती है। एग कहाँ फिर प्रेजेंट रहता है, फेलोपियन ट्यूब में रहता है। फिर जब स्पर्म ओवम से फ्यूज हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। फिर ये जाइगोट जो है वो किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो फिर आता है यूट्रस में। ओके जो ओवम है वो फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में नहीं आता है, फर्टिलाइज्ड आता है, अनफर्टिलाइज्ड नहीं आता है। स्पर्म जो है वो ट्रैवल करके कहाँ तक जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब में, और फर्टिलाइजेशन वहीं होता है। The fertilized egg, the zygote gets implanted in the lining of the uterus and starts dividing. Okay? जो fertilized egg है वो क्या फॉर्म करता है, जाइगोट। ओके वो कहाँ इम्प्लांट हो जाता है, वो इम्प्लांट हो जाता है जो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, लाइनिंग वॉल्स बात एक ही है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके तो वहाँ पे जाके जाइगोट एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है, मतलब अटैच होना। और फिर जब ये एक बार अटैच हो गया, एम्ब्रियो जाके वहाँ पे अटैच हो गया, फिर वो क्या करता है, फिर से वो सेल डिवीजन करता ही रहता है। सेल डिवीजन तो स्टार्ट हो जाता है एक बार जाइगोट फॉर्म हो गया। द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। द लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब जो यूट्रस है ना वो हर महीने, एवरी मंथ क्या करती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है। अभी हमने थोड़ा एक क्वेश्चन पहले देखा था कि यूट्रस हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करती है। कैसे प्रिपेयर करती है, अपनी वॉल्स को वो थिक बनाती है, स्पॉन्जी बनाती है, कि अगर एग फर्टिलाइज्ड हो गया तो जो एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसके लिए वो खुद को प्रिपेयर करती है ताकि उसको वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। ओके
और क्या होता है इनके पास, यूट्रस की वॉल्स के पास रिचली सप्लाइड विथ ब्लड, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ब्लड सप्लाई इन मदर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अब भैया एम्ब्रियो डेवलप होगा तो एक्सचेंज कैसे होगा, ब्लड के थ्रू तो सारी चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, जो नरिशमेंट है वो ब्लड के थ्रू फीटस में जाएगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी ब्लड में ही आता है, मदर्स ब्लड में ही आता है, ओके। The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of special tissue called placenta. ये हम देख चुके हैं. The development of the child inside the mother's blood takes approximately 9 months. कितने महीने लगते हैं? अब जो fully developed fetus होता है उसको कितना टाइम लगता है डेवलपमेंट के लिए? 9 months या फिर 280 days या फिर 40 weeks. Okay? On completion of 9 months, the child is born as a result of rhythmic contraction of the muscles in the uterus. जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो यूट्रस की जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्शन शो करती है. क्या शो करती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसके कारण जो फीटस है वो बाहर आ जाता है, जो बेबी है वो बाहर आ जाता है. ओके, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो जो यूट्रस ने इतनी मेहनत करी थी, अपनी वॉल्स को थिक करा था, तो अब वो क्या, वो वॉल्स तो अब किसी काम की नहीं है, वो लाइनिंग तो अब किसी काम की नहीं है, तो वो लाइनिंग भी शेड होने लगती है. ओके, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, द थिक एंड नरिशिंग लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक एंड कम्स आउट थ्रू वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस. ओके, फिर क्या होता है, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, वो लाइनिंग की जरूरत नहीं है, तो ये जो ब्लड ये जो लाइनिंग और नॉट फर्टिलाइज्ड ओवम है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम है, वो मिलके बाहर आते हैं ह्यूमन बॉडी से. किस फॉर्म में होते हैं? ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ABC इन द गिवन डायग्राम एंड राइट देयर फंक्शन. हमें ABC यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या है, ये आइडेंटिफाई करना है और उसका फंक्शन लिखना है. तो भाई A क्या है? A है हमारा स्टिग्मा, दिख ही रहा है, स्टिग्मा है, अपर पोर्शन है, अपर मोस्ट पोर्शन है किसका? कार्पेल का. और बी वाला क्या पार्ट है? बी में ना कंफ्यूज मत होना, कई लोग इसको स्टाइल लिख सकते हैं, तो बेटा स्टाइल नहीं है ये. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है ना, और पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बन रही है, पोलन ग्रेन से क्या बन रही है? पोलन ट्यूब बन रही है. और एरो कहाँ लगा है? एरो लगा है पोलन ट्यूब पे. अगर एरो आपके यहाँ लगा होता तो आप क्या लिखते? स्टाइल. बट एरो कहाँ है? पोलन ट्यूब पे, है ना. तो ए जो हो गया वो तो क्या है आपका? स्टिग्मा. बी हो गया पोलन ट्यूब. अब सी आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या है ये? ओव्यूल है. क्या है? ओव्यूल. आपको अगर यहाँ पे दिखता है एरो तो आप क्या मार्क करते हो उसको? ओवरी. बट ये तो ओवरी के अंदर है जहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, है ना. तो आपको बहुत अच्छे से देखना है कि एरो कहाँ पॉइंटेड है और उसी हिसाब से आपको मेंशन करना है. मेंशन द रोल. अब हमें रोल बताना है किसका? गैमीट्स एंड जाइगोट का इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में. ओके, चलिए अब हम देखते हैं हमारा आंसर. ए पार्ट क्या है? स्टिग्मा है. स्टिग्मा जो होता है अपर मोस्ट पार्ट होता है किसका? पिस्टल का, कार्पेल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. ये इसका जो सरफेस होता है ये स्टिकी होता है, पोलन ग्रेन्स आके इधर ही अटैच हो जाते हैं और अटैचमेंट के बाद पोलन ट्यूब फॉर्म करते हैं. और पोलन ग्रेन्स वैसे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो एंथर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट. ओके, द टॉप part of the carpel is called stigma. Stigma is for receiving the pollen grains from the anther of stamen during pollination. Pollination का मतलब है transfer of pollen grains from anther to stigma. Pollen grains जो है वो anther से कहाँ पहुँच रहा है? stigma पे पहुँच रहा है. अब B पार्ट क्या है? pollen tube. pollen grains पहले आके अटैच होंगे, अटैचमेंट के बाद वो ट्यूब फॉर्म करेंगे, वो बर्स्ट हो जाएंगे और ट्यूब फॉर्म करेंगे. ओके, When a pollen grain falls on the stigma, it bursts. क्या होते हैं? burst होते हैं, open होते हैं and grows a pollen tube. पहले से pollen tube नहीं present होता है. pollen tube तब आता है जब क्या? stigma पे pollen grains आ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, उसके बाद pollen tubes फॉर्म होते हैं. और pollen tubes क्या करते हैं? वो मेल germ cells को कैरी करते हैं फीमेल गैमीट्स तक. ओके, and grows a pollen tube downwards through the style towards the female gamete in the ovary. A male gamete moves down the pollen tube.
ओके तो क्या करते हैं, जो पोलन ट्यूब होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कहाँ तक जाते हैं, पोलन ट्यूब कहाँ तक लेके जाते हैं इनको, ये लेके जाते हैं फीमेल जर्म सेल ओव्यूल तक। ओके फिर सी, फीमेल गैमीट, it is a special reproductive female sex cell which combines with the male gamete to form zygote। अब क्या है, सी पार्ट कौन सा है, ओवम है, आप देख रहे हो सर्कल्स में हमने एरो को पॉइंट किया है ये क्वेश्चन में, तो ये क्या है, ओवम है। और ओवम क्या करता है, मेल जर्म सेल्स जो हैं उनसे ठीक है, ओवम में, सॉरी ओवम नहीं, ओव्यूल में, ओवम ओव्यूल एक ही बात है। ओके ओवम ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवम ओव्यूल में प्रेजेंट होते हैं फीमेल गैमीट सेल्स। जैसे पोलन ग्रेन में मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ओवम में फीमेल गैमीट्स होते हैं। जर्म सेल्स कहाँ जाएंगे, ओव्यूल में, और ओव्यूल में क्या है, फीमेल गैमीट्स है, उनसे फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और क्या फॉर्म करेंगे, ये जाइगोट। ओके अब हमसे बी पार्ट क्या पूछा गया था कि हमें गैमीट्स और जाइगोट का रोल बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बिना सेक्स सेल्स के तो हो ही नहीं सकता, और सेक्स सेल्स जो हैं वो दो डिस्टिंक्ट पेरेंट्स से आते हैं जिनका जेंडर जो है अपोजिट जेंडर होता है, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल, और उस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सेक्स सेल्स बोलते हैं। These cells are of two types, male sex cells and female sex cells। दो टाइप के होते हैं, मेल एंड फीमेल, which are coming from two different parents। दो different parents से आते हैं, a male and a female। The cells involved in sexual reproduction are called gametes। और ये जो cells रिप्रोडक्शन में जिनका रोल होता है, जो फंक्शन करते हैं, जो एक्चुअल में कंबाइन होके जाइगोट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गैमीट्स। ओके In sexual reproduction, a male gamete fuses with a female gamete to form a new cell called zygote। zygote क्या है, एक नया सेल होता है, सेल है ये, zygote क्या है, सेल है, ठीक है। तो मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और वो क्या फॉर्म करता है, zygote फॉर्म करता है। ओके This zygote then grows and develops into a new organism is due कोर्स ऑफ टाइम। अब ये जो जाइगोट है ये क्या करेगा, जाइगोट जो है रिपीटेडली बहुत बार सेल डिवीजन करके एम्ब्रियो बनाएगा और फिर एम्ब्रियो डेवलप होगा एक न्यू इंडिविजुअल में। तो ये काम होता है जाइगोट का, और ये काम होता है किसका, गैमीट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमें ये जो पार्ट्स दिए हैं ये किसके पार्ट्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और हमको इनका फंक्शन लिखना है। ओके तो ओवरी क्या करती है, ओवरी ओवम प्रोड्यूस करती है और हार्मोन सिक्रीट करती है। कौन से हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, फीमेल सेक्स हार्मोन से सिक्रीट करती है। ओवरी, द ओवरीज प्रोड्यूसेस थाउजेंड्स ऑफ एग्स इन द फीमेल बॉडी। ओवरी क्या कर रही है, बहुत सारे एग्स जो हैं वो फीमेल बॉडी में प्रोड्यूस कर रही है। इट प्रोड्यूसेस फीमेल हार्मोन कॉल्ड ईस्ट्रोजन। और क्या करती हैं, ये जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी ये प्रोड्यूस करती हैं। ओके इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट्स ओवा। और क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये ओवा प्रोड्यूस करती हैं। ओके ओविडक्ट, ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमीट्स फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस टेक्स प्लेस थ्रू द ओविडक्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब ओविडक्ट को हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ओवरी जो एग रिलीज करती है वो कौन रिसीव करता है, वो रिसीव करते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। ओके फैलोपियन ट्यूब का काम होता है कि ये एग को, फर्टिलाइज्ड एग को या एग को ही, अनफर्टिलाइज्ड एग को भी ये कहाँ ट्रांसफर करती है, यूटेरस पे। ओके फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइज्ड एग कहाँ आएगा, यूट्रस में होगा आएगा। ओके अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तब भी वो कहाँ आएगा, यूट्रस में ही आएगा। ओके द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय स्पर्म टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। यहाँ पे वही बात आ गई कि फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम। अब यूट्रस के बारे में पूछा है, तो यूट्रस क्या करता है ना कि जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो जाइगोट है, जो एम्ब्रियो है, उसके नरिशमेंट में हेल्प करता है।
ओके उसके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, उसको क्वेश्चन करता है कैसे करता है। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू अ बेबी टेक्स प्लेस इन द यूटेरस। अब जो ओवम है, फर्टिलाइज्ड ओवम है, जो जाइगोट है, हमें पता है वो एम्ब्रियो में होता है, फिर एम्ब्रियो जो है वो फीटस में कन्वर्ट होता है। तो ये पूरी प्रोसेस कहाँ होती है? यूटेरस में होती है। ओके क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करते हैं। कैसे करते हैं? थ्रू प्लेसेंटा, फेलोपियन ट्यूब। दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। फिर से फेलोपियन ट्यूब आ गया, यही क्वेश्चन पूछा था क्या? ओके कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ कि ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सिनोनिम्स है। ओके फेलोपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? ओविडक्ट भी बोलते हैं। दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग विद स्पर्म। इट आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमीट फ्रॉम द ओवरी। सेम फंक्शन लिखा है दोनों में, क्योंकि दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, इसलिए फंक्शन भी एक ही होगा, सिनोनिम है। ठीक है, जैसे हमारे एक नाम होता है ऑफिशियल नेम और एक होता है घर का नाम, है ना, वैसे इसमें तो दोनों बात एक ही है। क्वेश्चन 10th, what is fragmentation in organism? Name a multicellular organism which reproduces by this method. अब fragmentation क्या होता है हमें वो बताना है, और ऐसा कौन सा multicellular organism है जो इस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है? तो कौन सा होता है? स्पायरोगायरा जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है। बी पार्ट क्या है? व्हाट इज रीजनरेशन इन ऑर्गेनिज्म? डिस्क्राइब रीजनरेशन इन प्लेनेरिया विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। ओके रीजनरेशन के बारे में बताना और प्लेनेरिया में रीजनरेशन कैसे होता है वो बताना है काफी बच्चों को। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैम ये फ्रेगमेंटेशन क्या है और रीजनरेशन क्या है। तो मैं जितनी बार, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ, और मैंने अपने डिटेल लेक्चर में भी इसको बहुत अच्छे से बताया था कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में एक बहुत ही छोटा सा, माइन्यूट सा, नन्हा सा डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि जो रीजनरेशन होते हैं उसमें स्पेशलाइज्ड सेल, रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके जैसे कि अगर आप छिपकली की पूंछ देखोगे तो उधर क्या होता है, अगर वो उसकी पूंछ कट जाए, टूट जाए, तो थोड़ी दिन बाद आप देखोगे कि उस छिपकली की पूंछ आने लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी पूंछ पे क्या प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर रीजन में क्या प्रेजेंट है? रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट है। ओके अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में, पूरी बॉडी में ये रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, तो वो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। और एग्जांपल क्या है? प्लेनेरिया। और फ्रेगमेंटेशन में ऐसा सच कोई सेल्स नहीं होते हैं, रीजनरेटिव स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं होते हैं। ओके तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? इट अकर्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल इन स्पायरोगायरा। ओके और स्पायरोगायरा क्या है? एल्गी है। और ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं, वो फ्रेगमेंट्स मतलब जो एक पर्टिकुलर सेल है वो क्या करता है, बॉडी जो है इसकी, स्पायरोगायरा की जो बॉडी है वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है, जैसे फ्रेगमेंट 1 2 3, और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है। ओके The body breaks upon maturation into 2 or more smaller pieces and each piece then develops into a new individual. Okay? तो जो body है वो क्या करती है? ब्रेक हो जाती है 1 2 3 फ्रेगमेंट्स में, और हर एक फ्रेगमेंट जो है एक वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेता है। The process of getting back a full organism from body part is called a regeneration. Okay? अब यहाँ पे क्या लिखा है? अब देखो यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं कि जो किसी एक बॉडी पार्ट को कट कर लिया, प्लेनेरिया की मुंडी कट कर दी, तो प्लेनेरिया का पूरा वो बन जाएगा एक मुंडी से, है ना। एक कोई बॉडी पार्ट कट कर रहा है। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो बॉडी जो है जब वो मेच्योर हो जाती है, स्पायरोगायरा है, उसकी बॉडी जब मेच्योर हो जाती है, फुली डेवलप हो जाती है, तो उसकी बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। राइट ये बात हुई किसमें? फ्रेगमेंटेशन में। और एक मैंने क्या डिफरेंस बताया था कि रीजनरेशन में रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें क्या लिखा है रीजनरेशन में कि अगर कोई बॉडी पार्ट, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, तो उस पर्टिकुलर से वो अगर हाथ कट जाएगा तो हाथ से वो पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकती है। अब हम में तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स है हर ऑर्गन में, है ना। तो एक पर्टिकुलर सेल से हम कैसे ही अपनी पूरी बॉडी बना सकते हैं। बट ये जो प्लेनेरिया है ना, वो ये काम बड़े अच्छे से कर लेता है।
फिर द सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया शो रीजनरेशन। जो हाइड्रा और प्लेनेरिया है वो रीजनरेशन शो करते हैं। If the body of planaria gets cut into a number of pieces, then each body piece can generate into a complete planaria by growing all the missing part. ओके अगर प्लेनेरिया का कोई भी एक बॉडी पार्ट कट गया है तो वो उस पर्टिकुलर पार्ट से वो अपने सारे पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना लेती है, और पूरा ऑर्गेनिज्म बना रही तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में सारे पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। The regeneration of an organism from its cut body part occur by the process growth and development. Growth and development की प्रोसेस से ये जो बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया है उससे होता है, ऐसे बनता है। ओके द सेल्स ऑफ कट बॉडी पार्ट डिवाइड रैपिडली टू मेक अ बॉल ऑफ सेल्स। अब जो बॉडी पार्ट कट हो गया है, ओके सपोज ये पार्ट कट हुआ है, इसकी मुंडी कट हुई है, ओके तो यहाँ के जो सेल्स है ना ये रिपीटेडली बहुत बार कंटिन्यूसली सेल डिवीजन शो करेंगे जब तक एक न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाता। द सेल्स देन बिकम स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू विच अगेन फॉर्म अ वेरियस ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट्स। अब ये जो सेल है क्या होता है, डिवीजन के बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं कि भैया मैं यही काम करूंगा, मैं इसी ऑर्गन में रहूंगा, मेरे को यही शेप चाहिए, मुझे यही साइज चाहिए। तो फिर डिवीजन के बाद क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है और इस कारण से वेरियस ऑर्गन, काफ़ी सारे ऑर्गन, पूरे ऑर्गन और बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं। ओके यहाँ पे एक चीज़ मेंशन नहीं है कि रीजनरेशन में रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के लॉन्ग आंसर्स होते हैं कंप्लीट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहां पे आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट से सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि CUET, नीट, JEE की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।